So good morning everybody. Today we will revise chapter number 2. Chapter number 2 is force, pressure and motion. So today we will revise this. Okay, so first we are going to discuss about the motion. So now we will understand what is motion and how it is work and what type of motion we will face in the real life examples. Okay, so first one is motion. What is motion? An object is said to be in motion. A object is said to be in motion when its position change with respect to time. Okay, when an object is said to be in motion, when it change the position with respect to टाइम. मीन्स टाइम के हिसाब से जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अब किस में है, मोशन में है. और देखो स्टेशनरी तो आपको पता ही है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, यानी कि जो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते, वो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं. ठीक है ना, तो उनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं. ठीक है, तो मोशन में कौन कौन रह सकता है? हम हैं, हम भी मोशन में होते हैं. बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोशन में रहती हैं. मोशन में रहती हैं या मोशन में रह सकती हैं. अब जैसे अगर बात करें कि हाउस है कोई, ठीक है ना, तो हाउस मोशन में नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. क्लियर? सो नाउ मोशन समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट मोशन. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन. Types of motion. So in this point we will try to understand what type of motion we will face in our real lives. Okay, and how many types of motion we have. So इसके हिसाब से जो फर्स्ट मोशन है हमारे पास वो है ट्रांसलेटरी मोशन. सो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हमारा, और वो उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स जो हैं वो एक गिवन टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन बोला जाता है. ठीक है, जैसे मान लो कि गाड़ी है, गाड़ी को जाना है कहीं पे तो पूरी की पूरी गाड़ी ही जाएगी. ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स अलग नहीं होंगे. तो गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर करेंगे. तो कार इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन के भी दो टाइप हैं हमारे पास. पहला है इसके पास रेक्टिलिनियर और दूसरा है कर्विलिनियर. ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन के भी टू टाइप्स है मेरे पास. ट्रांसलेटरी मोशन की भी दो टाइप हैं. द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, यानी कि जो एक ही लाइन पे चले. ठीक है, यानी कि जो सीधे चलता हो उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैं सीधा भी चल सकता हूँ, मैं कर्विलिनियर भी चल सकता हूँ. तो ये क्या है? कर्विलिनियर. ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन के दो टाइप है हमारे पास, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट शोज ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इट सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन. यानी कि इसके लिए जो हमारे पास एक स्ट्रेट अलोंग पाथ होगा, एक सीधा रास्ता होगा, और उस सीधे रास्ते पे हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे मोशन में रहते हुए. ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं. कर्विलिनियर में जो पाथ होता है वो स्ट्रेट अलोंग पाथ नहीं होता, वो सर्कुलर पाथ होता है. कर्विलिनियर मोशन के लिए हमें कौन सा पाथ चाहिए? सर्कुलर पाथ चाहिए. ठीक है, तब जाके हमारे पास जो है कर्विलिनियर मोशन होगा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सर्कुलर मोशन. ओके, राउंड पाथ हैविंग द शेप ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ. When an object moves along a circular path it is called circular motion. यानी कि
एक सर्कुलर पाथ के अराउंड में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, सर्कुलर मोशन में है। तो एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन शोज सर्कुलर मोशन। सो नाउ द नेक्स्ट मोशन वी विल डिस्कस rotational motion. So I hope this is clear to you all students about the concept of translatory motion. Translatory motion are of two types. The first one is rectilinear and second one is curvilinear. And also we have discussed here the circular motion, and now we will discuss about the rotational motion. As you can see the name of this motion, rotational motion. Okay, means in this type of motion we will discuss about the rotation. Clear? So rotation means when body turns about a fixed axis. Okay, means when an object turns about a fixed axis, it is called a rotational motion. For example, spinning top move around the, means जब कोई body या कोई object किसी एक fixed point के थ्रू जो है मूव करती रहती है तो उसे क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास पॉइंट फिक्स होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, रिपीटेटिव मोशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास रिपीटेटिव मोशन, यानी कि ऐसा मोशन जो बार बार अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीटेटिव मोशन, ठीक है ना। व्हेन एन बॉडी ऑब्जेक्ट the motion repeat itself after a periodic, means अब रिपीटेटिव मोशन भी दो टाइप का है, एक पीरियोडिक है, एक नॉन पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब होगा कि एक ऑब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, और सेकंड जो हमारे पास नॉन रिपीटेटिव होगा, मतलब जिसका दूसरा टाइप है नॉन पीरियोडिक, उसका मतलब क्या होगा कि जब उसका कोई फिक्स इंटरवल टाइम नहीं होगा अपने आप को रिपीट करने का, वो दोबारा से कभी भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेटा रिपीटेटिव मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है, पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन बोथ आर द एग्जांपल ऑफ रिपीटेटिव मोशन, ठीक है। सो पीरियोडिक मोशन में आप यू कैन टेक द वेरी सिंपल एग्जांपल लाइक सिंपल पेंडुलम, है ना। तो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है वो एक रिपीट, मतलब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूव करता ही रहता है, करता ही रहता है। तो उसकी एक टाइमिंग है ना, कि भाई इतने टाइम के बाद ये दोबारा से आएगा, इतने टाइम के बाद ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का सबसे पहले आपको जो है इसका डायग्राम बहुत अच्छे से देखना है कि इन सिंपल पेंडुलम विच पार्ट वी हैव, है ना। तो जैसे कि यू कैन सी सिंपल पेंडुलम में एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, आफ्टर दैट एक वायर है और एक बॉब है। देखो डायग्राम बहुत सिंपल है, ये कोई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये एक वायर होता है इसका, ठीक है, और ये होता है हमारे पास बॉब, ठीक है, इसको हम बॉब बोलते हैं। ये चीज बस सिंपल सा पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम इसीलिए होगा क्योंकि इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉब है, वायर है इसमें और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में जो डिस्कवरी या स्टडी जो आप कह सकते हो वो किसने करी है, गैलीलियो ने, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो हु डिस्कवर द सिंपल पेंडुलम, द आंसर इज गैलीलियो, ठीक है। मीन्स गैलीलियो ने इसके जो प्रिंसिपल थे सिंपल पेंडुलम के, उनके बारे में हमको थोड़ा सा स्टडी करके बताया था कि भाई इसका जो है ये प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका ऑस्किलेशन क्या है, इसकी कुछ टर्म्स दी थी गैलीलियो ने कि ऑस्किलेशन क्या है इसका। तो ऑस्किलेशन का मतलब क्या है, देखो जैसे ये हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये एक बार यहाँ पे मूव करेगा और एक बार ये यहाँ पे बैठ आएगा, ठीक है। तो क्या है कि एक बार देखो यहाँ से यहाँ पे जाने का, यानी कि एक बार टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, ये जो मोशन होता है ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो यहाँ से एक बार यहाँ से गया, फिर दूसरी बार यहाँ से वापस आया, तो इस एक कंप्लीट राउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रहेगी,
वन कंप्लीट राउंड जो होता है, या आप कह सकते हो इन टेक्निकल लैंग्वेज, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट इज कॉल्ड द ऑस्किलेशन। तो ये स्टडी है, ये ऑस्किलेशन जैसी टर्म जो है ये किसने हमें डिस्कवर करके दी थी? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने इसका एक एग्जांपल फॉर्मूला भी है हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का। तो ऑस्किलेशन अगर हो रहा है तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि कितने टाइम के बाद आ रहा है, एक ऑस्किलेशन कितने टाइम में निकल रहा है। तो इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला होता है, t = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है, वेयर L इज इन कैपिटल लेटर एंड G इज इन स्मॉल लेटर। ठीक है, सो हियर T for time period and L is the length of wire and G is the gravity। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एक एम्पलीट्यूड होता है इसमें हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन है। सो एवरीबॉडी विल रीड एटलीस्ट वन टाइम एट होम। ओके, सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन, दिस कम्स अंडर द पीरियोडिक मोशन, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है कि इतने टाइम के बाद ही ये एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो रिपीटेटिव मोशन का जो दूसरा टाइप है वो है नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, यानी कि जिनका कोई टाइम ही नहीं है, वो कभी भी मोशन में कर सकते हैं और कभी एक दूसरे को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, A motion which repeat itself but not at regular interval of time is called non-periodic motion. For example, motion of a bouncing ball under the action of gravity and friction, the running of batsman between the wicket, okay, swaying of the branches of a tree. Now the next type of motion is oscillatory motion. So what is oscillatory motion? If an object move in to and fro motion about the mean position, it's said to be an oscillatory motion. Oscillatory motion are periodic in nature, okay, but all period, means you can take the example of oscillatory motion like simple pendulum। ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम में जो मोशन यूज हो रहा है, यानी कि पीरियोडिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन को हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें थोड़ा देखने वाली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट केवल एक ही मोशन को कैरी करेगा, उस पर दूसरा कोई मोशन अप्लाई कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा मोशन अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके ज़्यादा टाइप हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है रैंडम मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन एनी डायरेक्शन एंड डायरेक्शन keep changing continuously, it is said to be in random motion. For example, motion of kite flying in the air and motion of fish swimming underwater. Okay, so next is, now our motion is over. Some examples are given in the book, like the motion of earth, motion of merry-go-round, motion of bicycle, motion of ball, and motion of swing machine. So you can read at least one time. Okay, so you can prepare at home. So now we will discuss about the scalar and vector quantity. So what is scalar and vector quantity in physics? So first we are talking about the scalar quantity. Scalar quantity. So scalar quantity means those quantity having no direction, they contain only the magnitude, we will call them scalar quantity. Okay, so scalar quantity means mass. For example, mass, length. Okay, so mass and length only means he contain the quantity. Okay, we will not fix the direction of mass and length. So scalar quantity means we know that to represent some physical quantity such as mass, length, time, density etc. तो इन सबको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर क्वांटिटी में तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेक्टर क्वांटिटी में
मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। यानी कि आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे जाना है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी देखो इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, कि स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन से हैं और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो आपको थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल पे थोड़ा वर्क करना होगा, सभी के टाइप्स ऑफ मोशन के भी और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के भी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपका। इसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इन दोनों के यूनिट की बात करें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर इन दोनों के यूनिट की बात करें, दोनों के यूनिट सेम है, मीटर आता है दोनों का, ठीक है, लेकिन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस लेंथ होता है उसे डिस्टेंस हम कह सकते हैं। अब चाहे वो लेंथ आपने कैसे भी लिया हो, मान लो आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता कैसे है, ये है और फिर ये है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे, यानी कि आपका रास्ता जो है वो ये है। तो हमने काउंट किया कि A से B तक जाने का जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है वो सपोज 10 मीटर है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बट व्हेन यू फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B, देन यू विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड B। तो आप जो है एक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि छोटा रास्ता जो है उसको आप सर्च करने की कोशिश करोगे। तो आपने सर्च किया कि A से B तक का सबसे छोटा रास्ता A से B तक ये है और जो कि है 5 मीटर। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। डिस्टेंस तो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता ही है, एक्चुअल लेंथ जो होता है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन वो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है दो पॉइंट्स के बीच का उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दोनों की यूनिट सेम है, ठीक। इसके बाद हमारे पास रहता है स्पीड। स्पीड देखो एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीड। स्पीड सभी जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम स्पीड बोलते हैं। और स्पीड के रिलेटेड दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है इसका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सेकंड है इसकी एसआई यूनिट। अब स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ स्पीड इज, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो देखो स्पीड में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की है बिल्कुल। इसके बाद है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि an object moving along a straight line is said to have uniform motion if the speed remain constant। यानी कि जहाँ पे स्पीड हमारी कांस्टेंट होगी, स्पीड जब हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में रखेंगे, और जब हमारी स्पीड कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होगी तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करेंगे, ठीक है, में फाइंड आउट में रख सकते हैं इसको हम। इसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन का देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन को आप ग्राफ के थ्रू कैसे देखोगे। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो नीचे की तरफ हमेशा जो है हमारा टाइम होगा, ये चीज़ याद रखना, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं इसका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ये रहेगा, यानी कि स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट होगी, ये स्पीड को शो करेगा। यहाँ पे स्पीड ये कांस्टेंट रहने वाली है हमारी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको जो है फोकस करना है इसको। तो ऐसे ही तुम्हारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी इसने बनाया हुआ है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होता तो मान लो ऐसे होता, कर्व शेप में, ठीक है, कर्व शेप में होगा ये इस टाइप से। तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ बोल सकते हैं। तो ये ग्राफ का ध्यान रखना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए अलग ग्राफ होता है मेरे पास, ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया।
ये स्टेशनरी का होता है, ठीक है, ये स्टेशनरी का होगा। तो ध्यान रखना कि कई बार जो है ग्राफ आपको दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस मोशन से रिलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है या स्टेशनरी मोशन है, तो तब आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसने पूछा है। इसके बाद मास है, वेट है आपका। तो मास और वेट जो है तुम्हारे दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास और वेट देखो दोनों का काम एक है, बस फर्क ये है कि मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, मास इज नेवर चेंज, ठीक है, बट वेट जो है वो चेंज होता है। तो एक डिफरेंस तो इनमें है ये। लेकिन अगर हम बात करें कि एसआई यूनिट्स की, तो मास की जो एसआई यूनिट है बेटा वो होती है किलोग्राम, और न्यूटन वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि द डिफरेंस बिटवीन जो मास है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट होती है बेटा आपकी न्यूटन, ठीक है। ये भी एक इनमें मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और मास का वेट का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W=m/g। m क्या है यहाँ पे, मास है, और g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी, ठीक है जी। ये है हमारा, तो याद रहेगा ये सब चीज़ें, बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है इतना खास। मास और वेट में एक डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हें, और स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस क्या सा डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो वेट को मेजर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करने के लिए हेल्प करता है, डिवाइस के वेट को, ठीक है। ऐसा डिवाइस है, मतलब ये कि वेट को मेजर करते हैं उससे। तो स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या है, मेजरिंग ऑफ वेट। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ अब बचा नहीं है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन थोड़ा जल्दी से कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी सबको, ठीक है। तो जो है इसको देख लेना एक बार और पेपर की तैयारी करो, ठीक है। बहुत अच्छे से सारा चैप्टर पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे। तो नो नीड टू स्टडी ओनली द एक्सरसाइज, यू हैव टू रीड ओनली अबाउट द स्टडी द होल चैप्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड, ओके।